गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों आप सभी को पता ही है रेगुलर आपको दोस्तों जो हैं ELP CUET 2 के प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आप रेगुलर ये प्रैक्टिस सेट आप ले रहे होंगे। और दोस्तों आप सभी को ये भी पता है कि ELP टेक्नीशियन का जो आपका इलेक्ट्रीशियन का जो प्रैक्टिस सेट था उसका दोस्तों पार्ट में ए आपके लिए करा चुका हूँ। ठीक है, आज है आपका पार्ट कौन सा दोस्तों, बी। और पार्ट बी में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ये रहा दोस्तों। इसमें दोस्तों टोटल आपके जो पार्ट बी के 40 प्रश्न हैं और बचे आपके 35 प्रश्न वो उससे अगली वीडियो में होंगे। क्योंकि दोस्तों अगर मैं एक ही वीडियो में आपके लिए कंप्लीट कराऊं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, समझ में भी ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन आप जब दो पार्टों में डिवाइड करके थोड़ा प्रश्न का जो वेटेज है वो भी कम होगा और इससे आपको समझ में आसानी से आएगा। तो दोस्तों एक एक प्रश्न को समझना है, क्या पैटर्न आपसे पूछा जाता है, कैसा प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये है आपका फर्स्ट प्रश्न और आपसे पूछा गया था ऑफलाइन UPS को आवश्यकता होती है, यानी ऑफलाइन जो UPS होता है आपका उससे किसकी आवश्यकता होती है। तो किसकी होती है दोस्तों, बैटरी की। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा गया था कि भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों, प्रत्यक्ष गढ़ाई, यानी दोस्तों डायरेक्ट ब्यूरियल विधि। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था बैटरी की रेटिंग सामान्यतः की जाती है तो किस में की जाती है दोस्तों, एम्पियर घंटे में, एम्पियर पर हावर में। ठीक है दोस्तों आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और यहाँ आपसे पूछा गया था टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन को डैश के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन को किसके द्वारा वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों, इसकी भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता के द्वारा, इसकी भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर के बीदर में प्रयुक्त जेल होता है, ये ट्रांसफार्मर का बीदर जो होता है उसमें किस प्रकार का जेल प्रयोग किया जाता है दोस्तों, सिलिका जेल। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ये रहा दोस्तों, एक स्वपरिणामित्र जिसे दोस्तों हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं, एक किस प्रकार का जो है दोस्तों ट्रांसफार्मर होता है। तो ये दोस्तों जो है ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों ये परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ये रहा दोस्तों, सोडियम वाष्प जिसे दोस्तों सोडियम वेपर कहते हैं, इसके द्वारा सोडियम वाष्प लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका पीला। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था एक विद्युत चालित इस्त्री जिसे दोस्तों हम इलेक्ट्रिक आयरन कहते हैं कि बेस प्लेट यानी तली में ऊष्मा किस प्रकार वितरित की जाती है। तो ये की जाती है दोस्तों चालन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था ट्रांजिस्टर डैश में एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है। तो ट्रांजिस्टर जो होता है दोस्तों किस क्षेत्र में एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है दोस्तों, ये एक एक्टिव क्षेत्र में जो है दोस्तों यानी सक्रिय जो क्षेत्र होता है उसमें दोस्तों ये एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ये रहा दोस्तों, DC जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल प्रदान करेगी। DC जनरेटर की बात हो रही है दोस्तों ये।
तो कौन सी कुंडली तो किस प्रकार की कुंडली दोस्तों उच्च विद्युत वाहक बल प्रदान करेगी दोस्तों? तरंग कुंडली, जिसे दोस्तों वेव वाइडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। यहाँ आपसे पूछा गया था पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर होती है, जो पानी का आपका पंप होता है ना दोस्तों, उसमें किस प्रकार की मोटर प्रयुक्त की जाती है? प्रेरण मोटर, जिसे दोस्तों इंडक्शन मोटर के रूप में भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधक है? तो कौन सा है दोस्तों? प्लास्टिक। सरल है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। यूटिलिटी पोल निम्नलिखित में से किसे सहारा देने के लिए उपयोग किया जाने वाला खंभा यानी कॉलम या पोस्ट है? यूटिलिटी जो पोल होता है दोस्तों, ये किसको सहारा देता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये देता है दोस्तों सिरोपरि विद्युत लाइनों को, फाइबर ऑप्टिकल केबलों को और मार्ग प्रकाश लाइटों को। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होती है? 0। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। पूछा गया था निम्नलिखित से कौन सा घटक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? तो कौन करता है दोस्तों? कार्बन इंडक्टर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है, ये रहा। यहाँ आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा IE नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवन यानी दोस्तों बहाली को महत्व देता है? तो ये देता है दोस्तों कटआउट नियम 44। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों अगर आपने मेरी प्रैक्टिस सेट जो क्लासें हैं मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, अगर आपने देखे होंगे ना, तो ये प्रश्न मैं आपके लिए पहले भी करा चुका हूँ दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अभी तक दोस्तों, अब भी समय है आपके पास। अगर अब भी आपने स्टार्ट नहीं किया है दोस्तों अपनी पढ़ाई को, तो दोस्तों जो भी भाई ELP CVT 2 की तैयारी करना चाहते हैं और जिन्हें भरोसा है कि हाँ हमारा सिलेक्शन जो हमारा CVT 1 क्वालिफाई हो सकता है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि दोस्तों अपनी पढ़ाई चालू कर दें। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके लिए करा चुका हूँ। वहाँ से आप दोस्तों अपनी थ्योरी बनाएं, थ्योरी कंप्लीट करें, उनको रिवाइज करें दोस्तों। और जितने प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ दोस्तों, ये सारे प्रैक्टिस सेट आप रेगुलर लगाएं। ठीक है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो ना, तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करते चलें, शेयर करते चलें। और जिन्होंने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन स्टूडेंटों से भी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा। ISI कोड के अनुसार भू संपर्कन संयोजन के लिए प्रयुक्त तार का अनुशंसित रंग कैसा है? तो कैसा होता है दोस्तों? हरा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। भू संपर्कन संयोजन के लिए होता है दोस्तों ये आपको याद रखना है, ISI के अनुसार। अगला प्रश्न है, ये रहा। यहाँ आपसे पूछा गया था बैटरी संतुलन परिपथ, बैटरी बैलेंसिंग सर्किट जिसे हम कहते हैं दोस्तों, डैश में वृद्धि करता है। तो ये करता है दोस्तों बैटरी के जीवन काल में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। यहाँ आपसे पूछा गया था जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है दोस्तों? धारा का रासायनिक प्रभाव दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा। यहाँ आपसे पूछा गया था कि बार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है? बार्ड लियोनार्ड नियंत्रण जो होता है ये क्या है दोस्तों? ये एक दोस्तों वोल्टेज नियंत्रण विधि है, यानी वोल्टेज को नियंत्रण करने की एक विधि है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था 10 एम्पियर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित किया जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए दोस्तों प्रतिरोध जितने होते हैं उनसे रिलेटेड, जैसे संयोजन जो कि आपका संयोजन होता है यानी श्रेणी क्रम होता है, एक आपका समांतर होता है, विभवांतर से भी दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन करा चुका हूँ, ऊष्मा से भी आपके लिए करा चुका हूँ। हालांकि इतना ज़्यादा पूछा नहीं है, 1-2 शिफ्टों में पूछा गया था तो मैं आपके लिए करा चुका हूँ, लेकिन दोस्तों फिर से मैं आपके लिए बता देता हूँ। और अगर आगे वाली शिफ्टों में अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन मिला ऊष्मा का, तो आपको फिर बता रहा हूँ दोस्तों, आपको वो क्वेश्चन
होमवर्क के लिए दूंगा मैं, यह आपके लिए मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऊष्मा का फॉर्मूला होता है दोस्तों H बराबर I स्क्वायर आर टी, ठीक है दोस्तों, ये होता है। तो T यहाँ पर दिया नहीं है तो T को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बचा आपका I स्क्वायर, I का मान क्या है दोस्तों 10 एम्पियर, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू आर का मान क्या है दोस्तों 10, तो इंटू 10, तो 1000 वाट हो गया। अगर टी का मान भी दिया होता तो टी का भी गुणा कर देते, तो 1000 वाट होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसी प्रकार दोस्तों, ये रहा। यहाँ आपसे पूछा गया था एमपीसीबी का पूरा नाम क्या है। तो एमपीसीबी का पूरा नाम होता है दोस्तों मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था किसी विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में अवक्षेपित सामग्री के द्रव्यमान m की गणना करने के लिए प्रयुक्त व्यंजक क्या है। यानी द्रव्यमान, अगर देखिए दोस्तों किसी भी अपेक्षित सामग्री के द्रव्यमान की गणना करने के लिए अगर आपको कहा जाए तो आपको विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में, कौन सी प्रक्रिया में दोस्तों, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, तो आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों m बराबर होता है दोस्तों ZIT। आई यानी दोस्तों धारा, m द्रव्यमान होता है, Z दोस्तों जो व्यंजक जो है उसकी जो है दोस्तों एक प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत अपघटन उसका क्या दिया गया है वो, और टी का मतलब है दोस्तों समय। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ये रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक दोस्तों न्यूटन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर। सरल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा दोस्तों डीसी मोटर में बैक ईएमएफ या पश्च विद्युत वाहक बल की अवधारणा आधारित है। जो डीसी मोटर में दोस्तों बैक ईएमएफ या दोस्तों पश्च विद्युत वाहक बल की जो अवधारणा होती है वो किस पर आधारित होती है दोस्तों, लेंज के नियम पर। और दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ये रहा दोस्तों कि इन्वर्टर परिपथ का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों इन्वर्टर परिपथ जो होता है उसका उपयोग किया जाता है दोस्तों डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न है कि लेड एसिड सेल की वाट घंटा क्षमता डैश और डैश के बीच परिवर्तनीय होती है। तो देखिए दोस्तों ये होती है आपकी 70% और 80% के बीच में। तो आपको याद रखना है दोस्तों लेड एसिड सेल जो होता है उसकी वाट घंटा क्षमता जो है दोस्तों 70% और 80% के बीच परिवर्तनीय होती है। कौन सा दोस्तों, लेड एसिड सेल जो होता है दोस्तों, इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसी प्रकार, यहाँ आपसे पूछा गया था यूपीएस का पूरा नाम क्या है। तो यूपीएस का पूरा नाम क्या है दोस्तों, यूनिट डायरेक्शनल पावर सप्लाई। यूनी डायरेक्शनल पावर सप्लाई। सॉरी दोस्तों, सॉरी एक मिनट, गलत दोस्तों, ये इसका होता है दोस्तों यूपीएस का अनटेरिप्टेबल पावर सप्लाई, अनटेरिप्टेबल पावर सप्लाई। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ये रहा दोस्तों ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण डैश जांच करने के लिए किया जाता है। तो किसकी जांच करने के लिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर के विद्युत रोधन की जांच के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ये रहा, यहाँ आपसे पूछा गया था असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। जो आपका असंतृप्त डीसी मशीन जो होती है दोस्तों उस मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के जो उसका आर्मेचर जो होता है ना दोस्तों, उसकी जब वो प्रतिक्रिया करता है तो उसके द्वारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ये होता है दोस्तों क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, यानी दोस्तों प्रतिचुंबकन प्रभाव। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीटर में शंट का कार्य क्या है। तो शंट का कार्य है दोस्तों धारा का बाईपास करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ये रहा, यहाँ आपसे पूछा गया था ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फ्लैंज एंगल की अधिकतम सीमा क्या है।
तो ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा क्या है दोस्तों, प्लस या माइनस में 20 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा। यहाँ आपसे पूछा गया था एक बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। यदि 200.75 की धारा उत्पन्न की जाती है तो विद्युत वाहक बल कितना होगा दोस्तों। बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो कभी भी दोस्तों ईएमएफ आपको निकालना हो और आपके पास प्रतिरोध दिया हो और धारा का मान दिया हो, तो दोस्तों आपको याद रखना है ओम, ये ओम जो होता है ये N/A, यानी दोस्तों इसे आई भी बोल सकते हो आप, आई यानी धारा। तो प्रतिरोध आर, ओम दोस्तों प्रतिरोध आर बोलते हैं हम, और एम्पियर यानी धारा आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर प्रतिरोध दिया है 20 इंटू धारा 0.75, इसका गुणा कर लीजिए 15 वोल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा। यहाँ आपसे पूछा गया था 2 वोल्ट और 4 हॉर्स पावर के 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर बनाई गई बैटरी का कुल वोल्टेज कितना होगा। कितना होगा दोस्तों, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सरल क्वेश्चन है। जो ये यहाँ पर दिए है ना दोस्तों, 4 जो एम्पियर के जो आपकी धारा, सॉरी दोस्तों ये आपका प्रतिरोध का ये जो सेल दिया है, जोड़कर बनाई गई बैटरी, क्या दोस्तों जोड़कर बनाई गई दोस्तों, यानी दोस्तों पहले ही जोड़ दिए गए हैं। ये तो दोस्तों आपका समतुल्य प्रतिरोध है समांतर क्रम में, और आई का मान आपसे पूछा गया है, सॉरी दोस्तों कुल वोल्टेज पूछा गया है। तो सीधा 4 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी दोस्तों 2 से 2 वोल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा। यहाँ आपसे पूछा गया था भारत में घरेलू उपकरण आमतौर पर संचालित होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों 230 वोल्ट पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा। यहाँ आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किस प्राथमिक सेल की उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है, कि ये होती है दोस्तों लिथियम सेल की। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों फिर बोल रहा हूँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा। यहाँ आपसे पूछा गया था ब्रेंजिंग में प्रयुक्त स्पेल्टर सामान्यतः किसका बना होता है, तो ये बना होता है दोस्तों कॉपर बेस और चांदी की मिश्र धातु का। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है, ये आपसे पूछा गया था, ये रहा कि ओम का नियम निर्दिष्ट करता है, तो ओम का नियम क्या निर्दिष्ट करता है दोस्तों, आई बराबर V/R। सॉरी दोस्तों वेवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर I/R। और आई का यहाँ पर मान निकालना है तो V/R आएगा, ठीक है। बी का मान यहाँ पर दिया ये, तो ये यहाँ पर बी का मान ये है दोस्तों, ये गलत है, ये तो हमने पहले ही लिख दिया, तो ये तो गलत है। आई का मान V/R आता है तो ये गलत है। आर का मान दोस्तों V/I आता है, यहाँ V/I है, तो ये गलत है। क्या होगा सही दोस्तों, V/R। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा। सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या होती है, तो ये होती है दोस्तों 180 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, ये आपके कुछ प्रश्न थे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पार्ट बी के दोस्तों, जो कि 23 जनवरी 2019 को आपकी हुई थी। उसका पार्ट ए मैं पहले ही करा चुका हूँ, पार्ट बी के 40 प्रश्न मैं आपके लिए करा चुका हूँ। अब बचे हैं आपके 235 प्रश्न, जिसे अगले पार्ट में आपके लिए कराने वाला हूँ। और मैंने दोस्तों, हालांकि मैं एक ही वीडियो में करा सकता था, लेकिन इसलिए नहीं करा पाया दोस्तों कि आपको अच्छी तरह से हर क्वेश्चन समझना था, और वो सारी चीज़ जो मैं समझाना चाहता था, जिस प्रकार से धीरे धीरे से बड़े आराम से सारी चीज़ में जो समझाना चाहता था, जिस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस कराना चाहता था, उस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, उस प्रकार से आप उन क्वेश्चन को नहीं समझ पाते।
तो इसलिए मैंने दोस्तों जो पार्ट बी है उसे 2 भागों में बांट दिया। और फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं वीडियो भी लॉन्ग हो जाती तो, और आप भी बोर हो जाते पढ़ते पढ़ते। तो दोस्तों मैंने क्या किया, जितना आप, क्यों दोस्तों आप सभी को पता है एक सब्जेक्ट को आप रेगुलर कभी नहीं पढ़ सकते, लास्ट 3 या 4 घंटे आप पढ़ सकते हो। बदलने से क्या होता है दोस्तों, जिस प्रकार से आप सब्जेक्ट बदलते हो उस प्रकार से अच्छी तरह से वो चीज़ें हमें समझ में भी आती हैं। मान लीजिए मैंने 40 करा दिए, अगले 35 प्रश्न और कराऊंगा तो धीरे धीरे सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। लेकिन एक साथ कराता तो नहीं आता। तो दोस्तों कल आपको याद रखना है 35 प्रश्न जो आपके बच्चे हैं वो भी मैं आपके लिए कराने वाला हूँ पार्ट बी का ही। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना है दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।